हेलो फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में उसका कंसेप्ट पढ़ लिया था और हमने क्या पढ़ा था, WPM इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, राइट। जिसके अंदर हमने कंसेप्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा था, याद करो। मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, उसका क्रिटिसिज्म, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका स्टेटस करा था, पब्लिक में क्या है, प्राइवेट में क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ी थी, उसके नीड्स पढ़े थे, उसकी कॉजेज ऑफ फेलियर भी पढ़ा था, और साथ में हमने उसको कंक्लूड किया था किसके साथ, मेजर्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारा था प्रीवियस क्लास का जो हमने कंप्लीट किया था। इस वाले लेक्चर में हम दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक तो है लेवल्स एंड फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन और दूसरा है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब लेवल्स एंड फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, मतलब कि क्या मतलब है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि WPM क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यार ये प्राइवेट में अलग है, पब्लिक में अलग है। प्राइवेट में भी दो फॉर्म्स के बीच में अलग अलग है, जैसे TCS में अलग तरीके से फॉलो होता है, उसके अलग अलग डिग्री होते हैं, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम फॉलो होगा, किसी में वर्कर्स को ज़्यादा से मिलेगा, किसी में कम से मिलेगा, या फिर किसी में होगा ही नहीं, या फिर किसी पे डिफरेंट मेथड्स फॉलो होंगे। एक में वर्क कमेटी हो रही है तो एक में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में भी TCS में और इन्फोसिस में भी डिफरेंस आ जाता है। तो दैट इज़ वाई WPM क्या बन जाता है, WPM एक डायनामिक प्रैक्टिस बन जाती है, एक कंसेप्ट बन जाता है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिग्री में फॉलो होता है, ठीक है। तो उसी के लिए हम पढ़ेंगे, तो उसमें ही अलग अलग लेवल पे अलग अलग मेथड जो फॉलो होते हैं उसी को ही बोलते हैं लेवल्स एंड फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसी टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से फॉर्म्स या फिर मेथड्स फॉलो किए जाते हैं ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है। लेवल्स की बात करते हैं तो 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? एक तो लोअर होगा, एक लोअर होगा, एक मिडिल लेवल होगा और एक अपर लेवल या फिर हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या होगा, कुछ सोचो। जो एम्प्लॉयज है उनको क्या क्या बोलने को कहा जाएगा, उनका क्या पार्टिसिपेशन होगा। उनको कहेगा कि यार तुम बस हमारे को ना प्रॉब्लम्स बताओ, तुमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, बस इतना ही होगा। मिडिल लेवल पे उनको पूछा जाएगा, चलो ठीक है प्रॉब्लम्स तो बता दी, अब हम ये पॉलिसी बना रहे हैं उस पर अपने सजेशंस दे दो, ठीक है। या फिर जब हम 12th क्लास में डिसीजन मेकिंग पढ़ते थे तो हम क्या पढ़ते थे कि एक स्टेप आता है बीच में, फाइंडिंग दी ऑल्टरनेटिव्स। तो हम इनको बोलेंगे कि यार तुम ना हमें ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करने में हेल्प कर दो। तो ये होगा मिडिल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। हाई लेवल में हम क्या करेंगे, हाई लेवल में बोलेंगे कि ऐसा करो डिसीजन मेकिंग में ही हमारे साथ आ जाओ, यानी कि BOD रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि BOD के साथ ही बैठ जाओ और जो भी डिसीजन इन दी एंड हम लेंगे या फिर जो भी ऑल्टरनेटिव हम चूज करेंगे उसमें आप हमारी साथ बैठ के मिलके करना, ठीक है। तो ये 3 लेवल हो गए, कौन कौन से, लोअर, मिडिल और हाई। लोअर मिडिल को क्या बोलते हैं हम, पार्टिसिपेशन प्रॉपर, ठीक है। हाई को क्या बोलते हैं, वर्कर कंट्रोल। समझ में आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हम यहाँ से एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल एक अगर कैशियर है, उसको उठा के हम यहाँ बिठा सकते हैं क्या BOD में, क्या भाई जो भी अब डिसीजन लेंगे तू हमारे साथ ही डिसीजन लेगा, ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में क्या होगा कि इंडिविजुअल की जगह एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसको सारे वर्कर्स मिलके चूज करेंगे कि भाई तू जा, तू बैठ हमारे, और जो भी पॉलिसी होगी इसमें ध्यान रखना कि हमारा जो हित है या फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। जबकि लोअर लेवल पे प्रॉब्लम्स में कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए क्या, नहीं, वो तो इंडिविजुअल से पूछेंगे भाई तुमको क्या दिक्कत आ रही है, तुमको क्या दिक्कत आ रही है। सजेशन में भी वो पूछ सकते हैं कि हाँ भाई इस ग्रुप को क्या दिक्कत आ रही है, इस ग्रुप को क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे
वर्कर का पार्टिसिपेशन, ये हो गया वर्कर का पार्टिसिपेशन, और ये हो गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया लो और ये हो गया हाई। जैसे जैसे वर्कर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो पार्टिसिपेशन कैसा होता जाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, लोअर लेवल पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा और हाई लेवल पे कैसा पार्टिसिपेशन होगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमारा क्रक्स था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स पे। फॉर्म्स मतलब कि किस किस वे में या किस किस मेथड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन में क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉयर क्या करेगा, बताएगा कंपनी के पॉलिसी के बारे में, है ना, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के कम्युनिकेट कर देगा। प्रॉब्लम शेयरिंग में दोनों मैनेजमेंट और वर्कर दोनों मिलके प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो एक बात बताओ, ये दोनों डायरेक्ट लेवल होगा कि नहीं होगा? अगर डायरेक्ट होगा तो ये कहाँ आएगा, लो लेवल पे आएगा, लो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है कि कंसल्ट किया जाएगा, जब भी पॉलिसी बनेगी तो कंसल्ट किया जाएगा, उनकी सजेशन ली जाएगी वर्कर्स की। और एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन भी वही हो गया कि कोलैबोरेटिव तरीके से हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे या फिर उनसे पूछेंगे। तो ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा मिडिल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में। ठीक है, लेकिन इसके अंदर तो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास आती है, वो आती है मैनेजर के पास या फिर ओनर्स के पास। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं दी जाती। अब नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। इसके अंदर क्या होता है कि वर्कर्स के पास जो छोटे छोटे डिसीजंस लेने की पावर होती है, जैसे कि सेफ्टी कंसर्न के लिए छोटे डिसीजंस खुद ने ले लिया या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए डिसीजन लेने की पावर किसके पास हो जाती है, वर्कर्स के पास। और डिसिसिव पार्टिसिपेशन इज हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, जिसके अंदर दोनों मिलके, दैट इज वर्कर और मैनेजमेंट दोनों मिलके ही कोई डिसीजन लेते हैं। अगर वर्कर ने मना कर दिया तो डिसीजन वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक फ्रेमवर्क अपने दिमाग में बिठा लेना कि इस फॉर्म का इस लेवल पे यूज आता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन लेवल बेसिक लेवल होता है। इसमें एम्प्लॉयज को क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कंपनी की पॉलिसी के बारे में, प्लान्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। प्रॉब्लम शेयरिंग भी बेसिक लेवल होता है। इसमें लो प्रोडक्टिविटी की हो रही है, वेस्टेज की हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज कम्युनिकेट करते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपके जो गोल्स है वो अचीव नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब कंसल्टेटिव में क्या होगा, ये इंटरमीडिएट होता है। इसमें कंसल्ट किया जाता है ऑन वेरियस इश्यूज और ओपिनियन ली जाती है, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है, मैनेजमेंट के पास। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में वही इंटरमीडिएट होता है और मैनेजमेंट होल्ड द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, लेकिन एम्प्लॉयज के जो इनपुट होता है उनको कंसीडर किया जाता है और उनको वेटेज दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, जैसे कि बजट प्लानिंग हो गया, वर्क फ्लो स्केड्यूलिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल, जैसे छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं, इनमें एम्प्लॉयज के पास अथॉरिटी होती है कि दे कैन देमसेल्व्स टेक द डिसीजंस। तो ये कहाँ पे आ जाता है, हमारा हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में आ जाता है। अब हम बात करते हैं डिसिसिव पार्टिसिपेशन। ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज के पास इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर आ जाती है एज मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने ये फॉर्म्स पढ़ लिया। हमने फॉर्म्स को किस में अरेंज कर दिया, हमने उनके लेवल्स में भी अरेंजमेंट कर लिया। अब कुछ अदर फॉर्म्स या कुछ अदर मेथड्स ऑफ पार्टिसिपेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जैसे कि वर्क्स कमेटी। अब वर्क्स कमेटी कहाँ आती है, अपर लेवल में आएगी या फिर हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन में जाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग मिडिल लेवल में जाएगी। सजेशन स्कीम्स किस में जाएगा, लोअर लेवल में। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल भी मिडिल लेवल पे जाएगी। बोर्ड रिप्रेजेंटेशन ये हाई पे जाएगा। हमें पता ही है बोर्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब कि एक
एक एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव है जो बैठा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है। ईसॉप्स यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को ही बेच देती है, तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके ओनर भी हो जाते हैं। यानी कि जब भी AGM मीटिंग होगी यानी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो इनका एम्प्लॉयज़ का क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ का से होगा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाता है, एक हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन आ जाता है। एक और क्लासिफिकेशन है असेंडिंग पार्टिसिपेशन। असेंडिंग का मतलब इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन यानी कि थ्रू रिप्रेजेंटेशन। तो ये कहाँ होगा, ये हाई लेवल पे होगा, ठीक है। अब डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये कहाँ होगा, ये होता है जब वर्कर खुद अपने पावर्स, इंडिविजुअल वर्कर्स के पास खुद थोड़ी थोड़ी पावर आ जाती है प्लान करने की या अपना खुद काम चलाने की, ठीक है। तो ये भी ये लोअर लेवल पे होता है। अब हम जितने भी हमने लेवल्स पढ़े और जितने भी हमने फॉर्म्स पढ़े, अब हम उसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें पता लगा सके कि किस किस लेवल पे क्या क्या मेथड फॉलो होता है। तो देखो ये ग्राफ में इधर नीचे तो आ गया वर्कर पार्टिसिपेशन और यहाँ आ गया मैनेजमेंट लेवल। लोअर लेवल पे डायरेक्ट होगा जबकि अपर लेवल पे इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा। ये कुछ ऐसे ही है ग्राफ, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन कौन से मेथड हमने पढ़े थे, हमने पढ़े थे इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्रॉब्लम शेयरिंग, सजेशन स्कीम्स, क्वालिटी सर्कल्स, हमने मिडिल पे कंसल्टेटिव, एसोसिएटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, जॉइंट काउंसिल, और जबकि अपर लेवल में हमने डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन देखा था, BODs रिप्रेजेंटेशन, वर्क कमिटी और ईसॉप्स देखे थे। तो ये क्या आ गए, हमने लेवल्स और फॉर्म्स को क्या कर दिया, एक ग्राफ में दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया। टास्क सेंटर्ड क्यों है ये, क्योंकि इसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम्स होती है वो प्रोडक्टिविटी कम होती है इसके लिए होता है, जबकि यहाँ पे पावर स्ट्रगल होता है कि किसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया लेवल्स एंड फॉर्म्स का। अब इससे हम दो क्वेश्चन आए 23 में ही पूछा था कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी फंक्शंस इन इंडिया थ्रू द डीमार्केशन ऑफ लेवल्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अकॉर्डिंगली मैटर्स ऑफ पार्टिसिपेशन। सिंपल है, इसमें हमने क्या लिखना है, लेवल्स लिखना है, फॉर्म्स लिखना है और उसके बाद हम क्या बना देंगे, डायग्राम। नेक्स्ट 3 में पूछा था कि एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ WPM। फॉर्म्स तो हमने खूब सारे पढ़ लिए, एंड व्हाई इट कुड नॉट सक्सीड इन इंडिया डिस्पाइट इट्स डिजायरेबिलिटी। तो ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉजेज ऑफ इट्स फेलियर, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ लिया था। जैसे कि मैनेजमेंट की तरफ से रेजिस्टेंस आता है, एम्प्लॉय ट्रेंड ही नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होता है, अब डेमोक्रेसी हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। जैसे कि क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में हम कैसे हम रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन, हम कैसे डेमोक्रेसी में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं आज, वोटिंग के थ्रू और डिबेट्स के थ्रू, अपोजिशन आता है, मीडिया आती है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैसे ही जब हम नेशनल डेमोक्रेसी को एक इंडस्ट्री में लेके आते हैं तो क्या बन जाती है वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो इसमें एम्प्लॉयज कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट करेंगे कि वर्क कमिटी है और BODs में पार्टिसिपेशन है, ईसॉप्स है, ठीक है, सजेशन स्कीम्स है, क्वालिटी सर्कल्स है, काइजन है। तो ये सारे जो ये क्या हो गए, ये हमारे फॉर्म्स हो गए फॉर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। क्योंकि WPM की अगर हम बात करें तो WPM की फिलॉसफी क्या है, एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो हम सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है, वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए ही है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अगर जनरल मीनिंग में बात करें तो एम्प्लॉयज़ की वॉइस होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसमें, डिसीजन मेकिंग में। और ये कंसेप्ट क्यों आया है, क्योंकि जो डिसीजन एम्प्लॉय को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे उसमें एम्प्लॉयज़ का से होना चाहिए, ठीक है।
अब डेफिनेशन की बात करें तो रॉबर्ट ए डेल ने कहा था कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स द एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल टू अ वर्क प्लेस। हमने शुरू में यही कहा था कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उसको हम अगर इंडस्ट्री में लेके आए तो वही होता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, अब ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें और भी प्रिंसिपल्स ऐड कर सकते हो। तो यही उसका फीचर्स होता है, यही उसके प्रिंसिपल्स होते हैं और यही उसकी फिलॉसफी होती है, राइट। तो ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। 2001 में पूछा था व्हाट इज इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और 2021 में पूछा है फिलॉसफी ऑफ WPM। दोनों की दोनों डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इजी है और आराम से हो जाएंगे। तो क्योंकि IR को इसलिए इतना स्पेशल सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें हमेशा क्वेश्चन ना डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अभी हमने IR के जितने भी क्वेश्चन पढ़े आपको ऐसा लगा कि कितने हार्ड है या फिर समझ में ही नहीं आ रहा, नहीं, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो इसको छोड़ के नहीं जाना, इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करो, पॉइंट्स याद करो, कनेक्शन बिठाओ, यही इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स ऑफ IR, ठीक है। रेगुलरली रिवाइज करते रहो, यही इसी तरीके से अब IR में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।